तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली आज चलो सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 लेते हैं, फाइनल पार्ट सॉलिड स्टेट का, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत ही तगड़ा रिप्रेजेंटेशन लेके आया हूं, ठीक है ना, बहुत ही बेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लेके आया हूं कि आपको एक तगड़ा मतलब एक्सपोजर भी मिल जाए, ठीक है ना, और साथ साथ में आपको रिवीजन के टाइम भी बहुत अच्छा लगे। तो उस अकॉर्डिंग सब कुछ लिख के लेके आया हूं। तो आपको यार कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रैश कोर्स से भी मतलब पूरा कोर्स मिलेगा, डिटेल्ड मिलेगा और कम से कम टाइम पे मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। मतलब हर एक चैप्टर को यार मैं उसी अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, ठीक है ना, आपको शॉर्ट नोट्स भी ना बनाने पड़े, और साथ साथ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सब सोल्व हो जाए कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो गाइस बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो चलो यार एक बार अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। देखो बहुत सिस्टमैटिक चलेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे फॉर क्यूबिक सिस्टम के बारे में। देखो हमने कहा था ना कि हम अपने सिलेबस में कौन सा सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम है। हमने 7 ब्रेवियस सिस्टम देखे थे, सिस्टम 7 टाइप्स देखी थी सिस्टम्स के ना, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम देखे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे जो अपना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सिलेबस में जो है अपने कौन सा है, क्यूबिक सिस्टम। तो उसी के बारे में हमने डिटेल में बात की भी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार टेबुलर फॉर्म में लेके आया हूं कि जब आप रिवाइज करो तो ये लेक्चर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर 1 तो बस बेसिक क्लियर करने के लिए था, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके लेक्चर 2 से ही आएंगे, इस बात का याद रखना। इसलिए फिर से एक बार रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेके आया हूं कि एक बार टेबुलर फॉर्म में ले आऊं तो आपको मजा आ जाए ना देख के। तो देखो गाइस क्यूबिक सिस्टम के बारे में काफी चीजें जानेंगे इस टेबल में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के बाद देखो मैंने प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी है, आर एंड ए के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। पहला क्या लिखा है, आर एंड ए के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। दूसरा जेड, जेड क्या है ना, जेड मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल दैट इज कॉल्ड जेड, ठीक है ना। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, उसके बाद क्या है, बोलो क्या है, वॉइड फ्रैक्शन। गाइस बीच में एक बार पिछले लेक्चर में वॉल्यूम फ्रैक्शन मैंने बोल दिया था, लेकिन मैंने लिख दिया था उधर साथ में कि ये वॉइड फ्रैक्शन था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन उधर बीच में एक बार मिस स्पीकिंग हो गई थी, ठीक है ना। तो वॉइड फ्रैक्शन है गाइस, ठीक है ना। तो अपने पास हमें 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के बारे में देखेंगे, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था कि A बराबर होगा 2R के। सिंपल क्यूबिक क्या होता था, आप तो याद होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक क्या होता था, बस जिसमें क्यूब के 8 कॉर्नर्स में स्पेयर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, दैट्स ऑल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि A बराबर होता है 2R के, ठीक है ना। और देखो सिंपल क्यूबिक में जेड कितना होता था, 1 होता था। सिंपल क्यूबिक में जेड 1 होता था। ये सब कुछ करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं कि आपको इजीली याद हो जाए और एक जगह ही आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो जेड अपना 1 था। पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, देखो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का कितना होता है गाइस, 0.54 होता है सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन। इसको याद रखना, ठीक है ना, कि मतलब 54% जो स्पेस है पूरे वॉल्यूम की, 54% जो स्पेस है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई की है, बाकी 46% स्पेस जो है खाली है, एम्प्टी है, ठीक है ना, वॉइड फ्रैक्शन है वो, ठीक है गाइस। क्लियर। अब आई होप ये चीजें टर्म्स क्लियर हो रही है कि इनका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। जेड का मतलब भी आपको पता है कि कितने इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, उसको जेड कहते हैं। और आर एंड ए के बीच में रिलेशन मैंने आपको कराया हुआ है। पैकिंग फ्रैक्शन आपको बता चुका हूं, वॉइड फ्रैक्शन भी आपको बता चुका हूं, ठीक है गाइस। तो देखो सिंपल क्यूबिक के लिए था। बीसीसी के लिए हमने क्या किया था, बीसीसी में क्या रिलेशन था ए और आर में, √3a बराबर 4r के था। गाइस क्लियर है ना, ये सब कुछ करा चुका हूं आपको जस्ट अभी पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो बीसीसी में अपना √3a बराबर है 4r के, ठीक है ना। जेड क्या था बीसीसी में, जेड अपना 2 था, जेड अपना 2 था। बीसीसी क्या होता था, बीसीसी मतलब क्यूब के कॉर्नर्स पे एक तो एटम होते थे और एक बॉडी के सेंटर में होता था, इसलिए हम उसे बीसीसी कहा, बॉडी सेंटर क्यूबिक, है ना। तो उसको हमने ऐसे कहा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है गाइस बीसीसी की, 0.68 इज अ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, कि मतलब 60 बीसीसी जो स्ट्रक्चर, बीसीसी जो अपनी यूनिट सेल होती है उसमें 68% वॉल्यूम जो है वो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं एंड 32% जो है वो वॉइड है, एम्प्टी है,
ठीक है ना, 32% वॉल्यूम जो है उसका एम्प्टी है एंड 68% क्या है जिसको एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है। बस वेरी सिंपल, ठीक है ना, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया भी था पैकिंग फ्रैक्शन प्लस वॉइड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है, तो उसमें से -1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन करोगे तो हर एक बार आपका वॉइड फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद हमने किया था एफसीसी। कौन सा था? एफसीसी किया था फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको हम सीसीपी भी लिख सकते हैं ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एफसीसी है या सीसीपी एक ही चीज है गाइस, सेम फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, ठीक है ना। तो एफसीसी सीसीपी, ठीक है ना। तो एफसीसी में हमने क्या देखा था, ए और आर के बीच में रिलेशन √2a बराबर 4r के। क्लियर है ना गाइस, एक बार रिवीजन ही करा रहा हूं, मैं पहली बार करा चुका हूं एक बार, ठीक है ना। तो √2a बराबर 4r के। जेड कितना था एफसीसी में? जेड अपना 4r था, ठीक है ना। एफसीसी क्या होता था, देखो 8 एटम्स कॉर्नर में एंड हर एक फेस में एक एटम, मतलब 6 एटम फेस में होते थे, क्यूब में 6 फेसेस होते थे गाइस, मैं आपको बता चुका था। और हर एक फेस के सेंटर में अगर हम एक एटम रख दें, कॉर्नर्स में तो है ही है, और हर एक फेस के एक सेंटर में भी एटम रख दें तो बन जाता है एफसीसी लैटिस, है ना। एफसीसी यूनिट सेल बन जाता है। तो आपको एफसीसी मैंने बताया हुआ था। तो एफसीसी में अपना जेड कितना था? 4। एफसीसी में अपना जेड कितना था? 4। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है एफसीसी में? 0.74 कितना है पैकिंग फ्रैक्शन इसमें एफसीसी। मतलब सेम वैसे ही कि 74% गाइस जो वॉल्यूम है उसको एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है एफसीसी में, एंड जो अपना 26% है वो एम्प्टी है। 26% जो यूनिट सेल में स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है ना। और 74% जो स्पेस है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया, सीधी सी बात है, ठीक है गाइस। आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगा, ये चीज हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको इधर इस बार इसलिए लेके आया कि जब आप रिवीजन करो तो आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन शायद नहीं कराया था पिछले लेक्चर में, तो इधर इसलिए भी ये टेबल बनाया था, ठीक है ना। तो गाइस चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में बात करते हैं। वॉइड मैंने आपको बताया, वॉइड का मतलब क्या, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस, खाली जो जगह बच जाती है उसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है ना। अब गाइस टाइप्स ऑफ वॉइड्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड्स को थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल पर समझते हैं, थोड़ा मतलब इमेजिनेशन लेके आते हैं। देखो कैसा क्या हो रहा है। देखो जब हम मान लो, देखो पहली बात तो याद रखना, देखो अभी पहले मैं टाइप्स ऑफ वॉइड आपको बताता हूं कितने टाइप की है अपने में। ट्रायंगुलर वॉइड, ज्यादातर गाइस फेमस जो वॉइड्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है, लेकिन मैंने ट्रायंगुलर वॉइड भी लिखी है, वैसे ट्रायंगुलर वॉइड भी होती है, ठीक है ना। लेकिन आपके जो मैक्सिमम यूज में आती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड ही है, ठीक है ना। तो देखो पहली बात, देखो वॉइड्स क्या होती थी? एम्प्टी स्पेस होती थी, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस होती थी। तो अब देखो ट्रायंगुलर वॉइड देखो गाइस क्या है। ट्रायंगुलर वॉइड देखो आराम से क्या है। जब हम देखो एटम्स को अरेंज करें, देखो हमने एटम्स को ऐसे अरेंज किया, देखो ट्रायंगुलर वॉइड मतलब कि पहले 3 एटम्स के बीच में है, ट्रायंगुलर मतलब 3 एटम्स के बीच में है, ठीक है ना। देखो जब इन तीनों सर्कल, देखो ये तीनों अपने पास स्पेयर है, स्पेयर्स मतलब क्या है? एटम्स है ना। एटम को हम एक सॉलिड स्पेयर मानते हैं, तो ये अपने एक तरह के एटम ही है। तो इन एटम के अगर सेंटर को जब हम ज्वाइन करें, देखो अगर वैसे आपको दिखा देता हूं, वैसे आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। वैसे इन एटम के अगर सेंटर को हम ज्वाइन करें, ठीक है ना, तो ये देखो ट्रायंगल बनती है, ये ट्रायंगल बनती है। तो इसको इसलिए बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। इस ट्रायंगल के सेंटर में जो है वॉइड उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। देखो क्या हो रहा है, जब हम एटम्स को अरेंज करें, देखो 3 एटम्स इस तरह से अरेंज है, देखो 3 एटम्स को हमने ऐसे अरेंज किया कि एक एटम ए रहा, एक एटम ए रहा, एक एटम ए रहा, ठीक है ना। ये 3 हमने एटम ऐसे अरेंज किए। अब इन तीनों एटम के बीच में देखो गाइस स्पेस आएगी, ये तीनों एटम के बीच में जो ब्लैक से मैंने डार्क किया है, ये स्पेस है ना, इनके बीच में खाली स्पेस है। तो इस स्पेस को, जो एम्प्टी स्पेस है इन तीनों एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। मतलब पहली बार वॉइड क्या होता है? द एम्प्टी स्पेस। एंड ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 3 एटम आर अरेंज, ठीक है ना, व्हेन 3 एटम आर अरेंज दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है गाइस। कि जब 3 एटम्स हो, 3 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है ना गाइस। जैसे देखो अगर मैं, देखो जैसे ऐसे ही है, मतलब इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि मतलब इसको आप मतलब ऐसे दिखा दो कि ऐसे आपको जब वॉइड ज्यादा क्लियर हो, ठीक है ना। देखो जैसे
देखो ए जो खाली जगह बची थी आपके पास बीच में, ए जो एम्प्टी स्पेस आपके पास बची थी, इसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है ना। जो ए जो आपके पास एम्प्टी स्पेस बची थी, इसको बोलते हैं वॉइड। देखो हमने एक स्पेयर अपना ए रहा, एक स्पेयर अपना ए रहा, एक स्पेयर इसके ऊपर हमने रखा, तो बीच में जो स्पेस बची, देखो बीच में स्पेस बची ना, ये बीच में स्पेस, देखो ये स्पेस बची ना बीच में, ए जो है गाइस, ए अपनी क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड। तीन अपने पास देखो तीन स्पेयर थे, तो तीन स्पेयर्स के जब सेंटर को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बनता है, तो इसलिए इस वॉइड का नाम दिया ट्रायंगुलर वॉइड। सिंपल सी बात है, लेकिन आपको ट्रायंगुलर एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गाइस ट्रायंगुलर वॉइड। आई होप समझ आ गया हो, ठीक है ना। अब गाइस देखो नेक्स्ट वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड। गाइस देखो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, देखो हमने ट्रायंगुलर वॉइड की थी, ट्रायंगुलर वॉइड की थी, अब बस इसके ऊपर एक एटम और रख दो, इसके ऊपर देखो जैसे मैंने एक स्पेयर इसके ऊपर रखा है, देखो देखो तीन एटम है, एक एटम ए रहा है ना, देखो इमेजिन करो एक एटम ए रहा, एक एटम ए रहा, एक एटम ए रहा, ठीक है ना, उसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, और उसके ऊपर अगर हम एक एटम रख दें तो बीच में उनके चारों के अंदर एक स्पेस होगी ना, चारों के अंदर भी अब एक स्पेस होगी। देखो जैसे इधर भी देख लो जाई, देखो जिन बच्चों को ज्यादा इमेजिन नहीं होता उन बच्चों को ऐसे समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमने तीन एटम ऐसे अरेंज किए थे, देखो तीन एटम ऐसे थे, ठीक है ना, पहले देखो ट्रायंगुलर वॉइड थी, अब ट्रायंगुलर इसके ऊपर अगर हम एक एटम और रख दें, मतलब इसके ऊपर हम एक एटम और रख दें, तो इस एटम के जो अंदर है ना, इस एटम के अंदर एक वॉइड जगह, एक खाली जो है खाली जगह बची थी, देखो एक खाली जगह जो बची थी, इसके ऊपर जब हम एक एटम रख दें तो इसकी कुछ जगह वो एटम ले लेगा, कुछ वॉल्यूम उस वॉइड का ले लेगा, लेकिन तब भी कुछ जगह बची रहेगी, तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि देखो जब इस मतलब टेट्राहेड्रल देखो चार, इधर अपने पास चार एटम है, चार एटम्स है, तो इन चार एटम्स के जब हम सेंटर्स को मिलाते हैं ना, तब हमारे पास जो बनता है स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल बनता है। देखो कैसे, देखो एक समझा देता हूं, ऑक्टाहेड्रल का नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, और आपको समझ भी नहीं आएगा, इतने लोगों को समझ भी नहीं आएगा, और आपके काम के वैसे भी नहीं है, वैसे जो मैं ट्रायंगुलर एंगल बना रहा हूं आपके काम के वो भी नहीं है, बस वैसे बता रहा हूं कि नाम किस लिए आए हैं, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल का दिखा देता हूं, आसान रहेगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे आपके पास ये चीज है, ठीक है ना, तो आपके पास ये चीज है, ठीक है, तो आपके पास ये चीज है, तो ये आपके पास मान लो, चलो इसको थोड़ा 3D में बना देते हैं, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखो जैसे देखो अपने पास ये तीन एटम है ना, थोड़ा सा एक मिनट रुको, ठीक है ना, थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूं। तो देखो बहुत ही मतलब वैसे आपके कोई ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन हाँ यह कि थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो जैसे तीन आइटम हमने ऐसे अरेंज किया है, तीन आइटम में समझ आ रहा है 3D के फॉर्म में, यही कह रहा हूँ, इसलिए इमेजिन कम होता है, इसलिए मैं इसका नहीं कराऊंगा ऑक्टाहेड्रल का, क्योंकि उसमें आपका डर पैदा होगा जो कि आपके वैसे काम का भी नहीं है, लेकिन एक चैप्टर में एक डर दे जाएगा और मैं भी चाहता नहीं हूं। तो देखो मैंने बस इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, देखो 3D की फॉर्म में कि मतलब दो ए रहे, दो एटम ए रहे, एक एटम पीछे है, तो पीछे वाले को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो जब अब एक एटम, अब देखो एक तीन एटम है, इसके ऊपर अगर एक एटम रख दे, अब देखो तीन एटम है, इसके बीच में देखो तीन एटम थे, एक एटम ए, एक एटम, देखो देखो क्या हो रहा है, एक एटम ए था, एक एटम ए था, एक एटम ए रहा, है ना, जिसको मैंने ये पीछे बनाया, और इनके बीच में अब देखो इनके बीच में जगह खाली थी, अब इसके बीच में जो जगह खाली है उसमें अगर एक एटम रख दे तो उसकी कुछ जो बीच में जगह खाली है उसकी कुछ जगह घेर लेगा, ठीक है ना, कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन कुछ जगह बची रहेगी, तब भी उस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो जैसे मैं इसका बनाता हूं, देखो मैं अभी इसको रख नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि मान लो रख दिया हमने, तो देखो कैसे इसमें टेट्राहेड्रल क्यों बनता है। देखो जब इनके सेंटर को हम ऑक्यूपाई कर देते हैं, देखो जब देखो अब फोर्थ वाला जो है, फोर्थ स्पेयर है, जब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, देखो टेट्राहेड्रल बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा अपने पास, टेट्राहेड्रल बन जाएगा, ठीक है ना, ये अपने पास टेट्राहेड्रल बन जाएगा, जिसको आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी गाइस, और कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इस करके मैं चीजें करा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, जो कि आपके काम की भी नहीं है, ठीक है ना। बस आपको इतना समझना है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, द एम्प्टी स्पेस व्हेन द फोर एटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। गाइस बस सिंपल सी बात आपको इतनी करनी है, इसके सेंटर विंटर ज्वाइन करके काम ना करना, क्योंकि वो आपके पहली बात तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना। और वैसे बस मैं आपको बता रहा था कि देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाती है ऐसे, ठीक है, टेट्राहेड्रल बन जाता है, तो बस वो ऐसे ही बता रहा था, वो जिसको समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अगर इमेजिन नहीं होता तो उनका काम इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। उन लोगों को करा रहा था जिनका मतलब थोड़ा इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, कि उनको भी थोड़ा
थोड़ा फील ले लें, ठीक है ना। तो ए अपनी क्या है, देखो मैंने ब्लैक से लिखा था तो मैंने इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना। तो देखो ए अपनी है फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। अब गाइस ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल, पहली बात इसका नाम ऑक्टा से कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वैसे तो 6 एटम से बन के मिलकर बना है, लेकिन इसका नाम ऑक्टा क्यों रखा, 8 क्यों रखा। एक्चुअल में गाइस ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है इसमें 8 फेस है, 8 फेस है। जैसे देखो ए तो बहुत सिंपल था, मैंने जब इसका सेंटर जब ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बना, तो इसका ट्रायंगुलर वॉइड नाम रख लिया। जब इसके गाइस जब हम ट्रायंगल, इसके जब हम सेंटर ज्वाइन करते हैं, इसके जब सेंटर ज्वाइन करते हैं तो अपने पास ऑक्टाहेड्रल बनता है। देखो पहली बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है, देखो पहले हमने 3 एटम ऐसे ही रखे, देखो 3 एटम ऐसे ही रखे जैसे ट्रायंगुलर वॉइड में था। उसके बाद 3 एटम दूसरे लेयर के, देखो जैसे पहले हमने, देखो पहले एक एटम है, हमने 3 एटम मैंने ऐसे रखे, ठीक है ना। देखो जैसे मैं डॉटेड लाइन से क्या रिप्रेजेंट किया था, जो हमने दूसरी लेयर में एटम रखे, मतलब एक लेयर अपने पास ए थी, है ना, एक लेयर में 3 एटम थे अपने पास, और उसके बाद एक दूसरी लेयर में ऊपर एक एटम रखा, तो इसको मैंने जो सेकंड लेयर थी उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था। तो इसी तरह इधर भी सेकंड लेयर क्या रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस सर्कल को। तो देखो अपनी फर्स्ट लेयर नीचे वाली है, ठीक है ना, उसमें मैंने 3 एटम ऐसे रखी है, और दूसरी बार मैं 3 एटम कैसे रखे, जस्ट ऑपोजिट रखे। जैसे देखो क्या हुआ, देखो एक मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया, है ना, एक सर्कल को ऐसा रखा कि जब इनके सेंटर को ज्वाइन करे तो ऐसा ट्रायंगल बने। तो एक मैंने सेंटर एक बार स्फीयर को मैंने कैसे रखा कि एक ऐसा ट्रायंगल बने, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो एक इसका इन तीनों के सेंटर को अगर ज्वाइन करें, इन तीनों, देखो जो अपना सबसे नीचे वाला जो मैं डार्क स्फीयर बनाया है, जब इनके सेंटर को ज्वाइन करें तो अपने पास ऐसी ट्रायंगल बनेगी, है ना, ऐसी ट्रायंगल बनेगी। देखो जब ए ट्रायंगल को ऐसे ज्वाइन करें तो ऐसी ट्रायंगल बनेगी। जब इनके सेंटर को ज्वाइन करें, देखो इनके सेंटर को, तो ऐसी ट्रायंगल बनेगी, है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट बनेगी। देखो ए वाली ऐसे बन रही थी, एक ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो ये जस्ट इसके कैसे बनेगी, ये जस्ट इसके ऑपोजिट बनेगी, ऐसे जस्ट इसके एज ए ऑपोजिट बनेगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनती है, व्हेन 6, देखो जब देखो यार सिंपल सी बात है कि जब 3 एटम ऐसे ट्रायंगल में हो और 3 एटम ऐसे हो, है ना, ऐसे अरेंज हो, तब देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हेन एटम्स, जब कोई एटम, देखो पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, एक पहले हमने 3 एटम को अरेंज ऐसे किया कि एक ट्रायंगल ऐसे बने, ठीक है ना। दूसरा हमने ट्रायंगल कैसे बनाया कि दूसरे एटम को हमने कैसे अरेंज किया कि एक ट्रायंगल जब उनके सेंटर को ज्वाइन करे तो ऐसा उनका ट्रायंगल जो बने जस्ट इसके अपने फर्स्ट ट्रायंगल के ऑपोजिट अपाइसिस में बने। ऑपोजिट अपाइसिस का मतलब क्या होता है, जो इसका तीखा सा होता है ना कोना, तो देखो ऑपोजिट, दोनों इसके जो कोने हैं ये ऑपोजिट है, इसके अपाइसिस जो है, अपेक्स जो है इनके ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो गाइस इसी से बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि इतना आपको डिटेल में बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सोचा बता दूं, ठीक है ना। समझे क्या हुआ, देखो एक बार शांति से और समझो क्या हुआ। हमने क्या किया, पहले देखो पहले तो हमने सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड की जैसे अरेंजमेंट की, उसके बाद उसके ऊपर ही एक दूसरी लेयर में हमने एटम रखे, जिसको पहले हमने ए रखा, ठीक है ना, फिर ए रखा, फिर ए रखा। देखो अब रखा कैसे, हमने अरेंजमेंट कैसे हुई है, जो फर्स्ट लेयर थी उसमें उनके जब सेंटर को हम ऐसे, उनके जब सेंटर को ज्वाइन करें तो ऐसी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है ना। अब सेकंड लेयर के जो सेंटर्स हैं उनको अगर ज्वाइन करें तो ऐसी ट्रायंगल बन रही है, तो उसको हमने ऐसे बना दिया। तो देखो क्या हो रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, क्या होता है उनके जब दो लेयर्स जैसे 2 लेयर हैं, तो हर एक लेयर से हर एक लेयर के जो एटम्स हैं उनके हर एक लेयर्स के जितने भी एटम हैं उनके जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं, देखो पहली लेयर के जो एटम से हमने ट्रायंगल बनाई, ठीक है ना, पहली लेयर के एटम से के सेंटर से ट्रायंगल बनाई, और जो दूसरे लेयर के एटम से हमने ट्रायंगल बनाई, उनकी अपेक्स जो है जस्ट ऑपोजिट होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। देखो इसकी अपेक्स, इस ट्रायंगल की अपेक्स इस ट्रायंगल की अपेक्स के ऑपोजिट है ना, ये देखो ये दोनों ऑपोजिट है ना, ए इधर है, ए इधर है, तो बस इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद रखना, ठीक है ना। तो ये 6 का देखो 6 इसमें थे, तो इसमें 6, लेकिन इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों है, क्योंकि इसमें 8 फेसेस बनते थे, ऑक्टाहेड्रल बनता था इसमें, ठीक है ना, जिसको आप सेंटर अगर ज्वाइन करोगे तो बन जाएगा, लेकिन वो 3D में थोड़ा होता है तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, इस करके आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जितना मैंने बताया ये भी थोड़ा ज्यादा ही हम आगे चले गए, ठीक है ना।
तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि वॉइड क्या होते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड देख लिया हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड देख लिया एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लिया। एक चीज और देख लो, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड में पूछते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है 2 into z, ठीक है। आप z की जगह वैसे n भी लिख सकते हो, ठीक है ना, z की जगह आप n भी लिख सकते हो। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ, मतलब जैसे मैंने z क्यों लिखा था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को हम लिखते हैं z, तो n को भी गाइस आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ही कह सकते हो, ठीक है ना, z ही लिख लो। चलो यार, कि आपको इफेक्टिव उससे याद रहता है तो उसको याद रख लो, क्योंकि बुक में ना मैंने n इस करके बीच में लिखने की सोचा कि लिख दो, क्योंकि बुक में n लिखा जाता है जल्दी, लेकिन आप z भी याद रख सकते हो कि इफेक्टिव, z का मतलब क्या था कि इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, जैसे मान लो। अच्छा, पहली बात एक पॉइंट और याद रखना, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये सिर्फ एफसीसी में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एफसीसी में प्रेजेंट होते हैं, एफसीसी में या एचसीपी में प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा बता दूंगा आपको, आपके ज्यादा सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बता दूंगा मैं। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ एफसीसी या एचसीपी में होते हैं, ठीक है ना, इनमें नहीं होते टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, इनमें बीसीसी या एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है गाइस, सिर्फ एफसीसी में होते हैं और एचसीपी में होते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो बस आपको जैसे आपको मान लो पूछ ले कि फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, तो आप क्या, आपको पता है कि एफसीसी के लिए जेड क्या होता है, 4 होता है। एफसीसी के लिए आपने जेड देखा था 4 होता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 into 4 8 हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 into 4 8 हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना, जेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर है जेड के, जेड इक्वल टू 4 है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी इज 4 एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी इज 8, ठीक है गाइस। ऐसे आप इन फॉर्मूले से ऐसे चीजें निकाल सकते हो। क्लियर है, तो वॉइड आई होप बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इतने कम टाइम में इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएगा यार कोई, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट टेबल पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट टेबल देखो, नेम, अब बात देखो मैंने नेक्स्ट टेबल में क्या क्या लिखा है, नेम ऑफ वॉइड, ठीक है ना, रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन, पहले थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने उसके नेबर्स हैं, किसी एटम के कितने नेबर्स हैं, है ना, किसी एटम के कितने नेबर्स हैं उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक एटम ने कितने एटम को टच किया हुआ है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कि एक एटम ने कितने एटम को टच किया हुआ है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं कि अब ये चीजें आई कैसे हैं। देखो पहले बात मैंने की नेम ऑफ वॉइड, नेम ऑफ वॉइड देखो ट्रायंगुलर, पहले वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है ना, ट्रायंगुलर वॉइड आपने देखी थी। तो ट्रायंगुलर वॉइड में गाइस रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, 0.155। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस रेशो आपको याद रखनी है, रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। एक्चुअल में गाइस क्या होता है ना, अब रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दिया होता है ना, कि आपको बताया होता है कि रेडियस ऑफ एटम इतना है, रेडियस ऑफ एटम आपको बताया होता है, आपको रेडियस ऑफ वॉइड पूछते हैं फिर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि देखो मान लो मैं रेडियस ऑफ वॉइड मानता हूं स्मॉल आर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ वॉइड मानता हूं स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर मानता हूं कैपिटल आर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर मानता हूं कैपिटल आर। और मान लो आपको कहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, अब मुझे रेडियस ऑफ वॉइड बताओ, ठीक है, रेडियस ऑफ वॉइड आपसे पूछ रहे हैं, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, तो रेडियस देखो इन दोनों की रेशो क्या है, टेट्राहेड्रल में रेशो क्या है 0.225, तो r बाय r आपको दिया है 0.025, ठीक है ना, 0.025 दिया है, तो इधर से आप स्मॉल r निकाल सकते हो, आपको r दिया हुआ तो बस इधर से देखो 0.225, तो इस तरह से आप आराम से स्मॉल r निकाल पाओगे। तो बस ये रेडियस रेशो आप याद रखोगे तो आपको बाकी सब कुछ दिया होगा, बस आपको सोचना है कि टेट्राहेड्रल में क्या वैल्यू थी, इतनी थी, और उसका रेशो, जब आपको रेशो याद है तो आप बस ऐसे करोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। बस सिंपल सी बात है, आपको रेडियस रेशो याद रखनी है ऐसे, तो इससे आप रेडियस ऑफ वॉइड आराम से निकाल पाओगे, रेडियस ऑफ वॉइड आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है ना गाइस, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखो, तो देखो पहली बार ट्रायंगुलर में रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, आपको मैंने बता दिया ना इसका यूज क्या होता है। तो देखो 0.155 इसके लिए है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 क्यों है, देखो जो बीच में खाली स्पेस है,
देखो एक्चुअल में क्या होता है ना गाइस, जब हम कोई कंपाउंड होता है, मेनली बात करें तो आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो आयनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, वॉइड्स में ना जो अपने बीच में खाली जगह होती है उसमें हम कैटायन को डालते हैं, ठीक है ना। बाकी जो एफसीसी में अरेंजमेंट होती है वो अनायन की होती है। मतलब हम क्या करते हैं, कैटायन को, जो कैटायन होता है ना पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज आयनिक स्पीसीज में, उसको हम वॉइड में डालते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का साइज थोड़ा छोटा होता है एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज का साइज ज्यादा होता है। तो देखो रेडियस जो वॉइड का है, वॉइड का जो रेडियस है वो स्मॉलर होता है रेडियस ऑफ स्पेयर से, है ना। वॉइड का रेडियस स्पेयर से स्मॉलर होता है। देखो कोई भी देख लो तो सब में रेडियस जो है स्पेयर से स्मॉलर ही है, रेडियस जो स्पेयर का है उससे स्मॉलर ही है ना। अरे भाई देखो ना, जो अपनी रेशियो है एक से ज्यादा तो आ नहीं रही है, इसका मतलब रेडियस ऑफ वॉइड कम है, रेडियस ऑफ स्पेयर ज्यादा है। तो रेडियस ऑफ वॉइड कम है तो देखो रेडियस ऑफ वॉइड कम है तो वॉइड में ना गाइस जनरली क्या डालते हैं, कैटायन डालते हैं। तो देखो अगर मान लो, समझाने का मतलब ये था कि जो इसके बीच में जगह है, ट्रायंगुलर वॉइड के बीच में जो खाली जगह है, अगर उसमें मैं कोई एटम डाल दूं, अगर मैं उसमें कोई एटम डाल दूं, ठीक है ना, कोई कैटायन डाल दूं, तो कितने एटम को टच करेगा, कितने एटम को टच करेगा, एक इसको करेगा, एक इसको करेगा, एक इसको करेगा। तो कितने एटम को टच कर रहा है, 3 एटम को टच कर रहा है। कितने को टच कर रहा है, 3 एटम को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 3, ठीक है ना। सिंपल सी बात ए थी। अब देखो जैसे ये है, अब इसके मान लो कि मैं इसके जो एम्प्टी स्पेस है इसमें एक एटम रख दूं, तो वो कितने एटम को टच करेगा, वो 4 एटम को टच करेगा। 4 एटम है तो इन सबको टच करेगा, तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4, ठीक है ना। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल में देखो 6 एटम है, इसके सेंटर जो वॉइड है बीच में, ठीक है, इसको भी मैं व्हाइट कर देता हूं। इसके बीच में जो वॉइड है अपनी, है ना, इसके बीच में जो वॉइड है वो कितने, अगर इसके अंदर हम कैटायन डाल दे तो कितने एटम को टच करेगा, वो 6 एटम को टच करेगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्या होता है, कितने एटम, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम एक सिंगल एटम को टच कर रहे हैं, और उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है ना, कि कितने उसके नेबर्स हैं, उसके कितने नेबर्स हैं, इस एटम के कितने नेबर हैं, 4 हैं। इस इधर अगर हम एटम रख दें तो इसके कितने नेबर होंगे, 3 होंगे। इधर हम जब एक कोई एटम रख दें तो उसके कितने नेबर होंगे, 6 होंगे, ठीक है गाइस, क्लियर है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो इसकी देखो ट्रायंगुलर में रेशियो क्या है, 0.155, टेट्राहेड्रल में 0.225, ऑक्टाहेड्रल में 0.414। गाइस क्लियर हुआ, ठीक है ना। बस एक बेसिक से एडवांस तक हम जा रहे हैं, सब कुछ करा रहा हूं, इससे ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं कराता होगा कोचिंग में, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम है, आप इतने कम टाइम में इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप समझ आ गया हो, ये टेबुलर क्लियर हो दो। तो अब देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो देखो गाइस अब नेक्स्ट चीज आती है रेडियस रेशियो। देखो रेडियस रेशियो हम जनरली आयनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बता के भी हटा कि गाइस क्या होता है, हम कैटायन को क्या करते हैं, वॉइड में डालते हैं। कैटायन स्मॉल साइज का होता है, इसलिए जनरली की बात कर रहा हूं, जनरली कह रहा हूं, यूनिवर्सल नहीं है कि फिक्स है कि कैटायन को हम वॉइड में डालेंगे। तो वैसे जनरली बता रहा हूं कि जनरली क्या होता है, कैटायन को हम वॉइड में डालते हैं, ठीक है ना, और एनायन को कहां रखते हैं, एनायन को सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट में रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं। तो देखो रेडियस रेशियो, जैसे देखो हमने क्या पहले लिखी थी, किसकी रेशियो, रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। अब देखो रेडियस ऑफ वॉइड में क्या है, अब वॉइड में क्या है, कैटायन है, तो वॉइड में क्या है, कैटायन, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है ना, एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर की जगह रेडियस ऑफ अनायन। तो रेडियस रेशियो क्या होता है गाइस, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, जो कि आयनिक कंपाउंड के लिए होती है ना। आपको क्लियर भी हो रहा होगा, कैटायन अनायन तो आयनिक्स में होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी अब रेडियस रेशियो देख लो गाइस। रेडियस रेशियो देखो, पहले अगर रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 है, 0.155 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, ठीक है गाइस। देखो इसमें कैसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए, है ना, मान लो आपको दे दिया जाए कि ऐसी कोई एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो आपको दे दिया जाए कि Na पॉजिटिव का जो साइज है, ठीक है ना, Na पॉजिटिव का जो रेडियस है 95 पिकोमीटर है, Na पॉजिटिव का जो रेडियस है 95 पिकोमीटर है, एंड Cl नेगेटिव का जो रेडियस है, Cl नेगेटिव का जो रेडियस है मान लो 181 पिकोमीटर है, 181 पिकोमीटर है, ठीक है ना। आपको मैं वैसे बता एग्जांपल दे रहा हूं कि इनका यूज कैसे होता है, कि वैसे बता दूं तब भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा यूज बता दो कि क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। तो आपको ये दिया होगा कि NaCl में Na पॉजिटिव का साइज इतना है, Cl नेगेटिव का साइज इतना है। तो आपको मान लो पूछना है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का क्या होगा। आपको ऑप्शन दे दिया है, मान लो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या दिया है,
2 3 4 6, लगाओ बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप क्या निकालोगे, रेडियस रेशो निकालोगे। तो इसकी रेडियस रेशो निकालो, तो रेडियस ऑफ कटायन कितना है 95, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अनायन कितना है 181। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं, चलो तो इसको जब सोल्व करूं तो 0.5 तो 0.52 के गाइस करीब आ रहा है कुछ, ठीक है, 0.52 के करीब आ रहा है। इसको आप सोल्व करके देख भी सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेशन देखो, इसकी रेडियस रेशो किसके बीच में आई, तो देखो इसकी रेडियस 0.52 किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, देखो जिसकी रेडियस रेशो इस रेंज के बीच में होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे आता है कि इन NaCl रेडियस ऑफ कटायन इज 95 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ अनायन इज 181 पिकोमीटर, ठीक है ना। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, और आपको ऑप्शन दे देंगे A ऑप्शन 2, B ऑप्शन 3, C ऑप्शन 4, D ऑप्शन 6। तो आपको रेडियस रेशो निकालनी पड़ेगी। आपने देखा रेडियस रेशो आपकी 0.52 आई, तो आपने देखा रेडियस रेशो अच्छा इस रेंज के बीच में आ रही है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इस सिंपल सी आपको एक हिट माइंड में दे रहा हूं कि सीधा आपके माइंड में जाए। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसके बेस पे एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन वाली जो वीडियो आएगी उसमें एक बहुत तगड़ा इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा कि मजा आए आपको, ठीक है ना। तो समझ आया कि इसका यूज कैसे हो रहा है। तो देखो जब रेडियस रेशो लेस देन 0.155 हो तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2 होता है, और शेप क्या होगी लीनियर होगी, शेप क्या होगी लीनियर होगी। अब जब अपना रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 के बीच में हो रेंज हो तो उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और उसकी शेप क्या होगी प्लेनर ट्रायंगल होगी। उसकी शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, शेप या शेप भी कह सकते हो, ज्योमेट्री भी कह सकते हो, है ना। तो उसकी शेप क्या होगी प्लेनर ट्रायंगल होगी, उसकी क्या होगी प्लेनर ट्रायंगल। एंड जब 0.225 से 0.414 के बीच में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा, और उसकी शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना गाइस। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये डाटा आपको क्लियर हो, इसलिए टेबुलर फॉर्म में लेकर आया हूं कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए चीजें, ठीक है ना। तो 0.414 से 0.732 के बीच में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। 0.52 आया था तो जो इसके बीच में था इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम बता सकते थे रेडियस रेशो से ही। तो उसकी शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। एंड जब रेडियस रेशो अपनी 0.732 से 1 के बीच में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और शेप क्या होगी क्यूबिकल होगी, शेप क्या होगी क्यूबिकल होगी। तो आई होप गाइस ये टेबुलर भी अपना क्लियर है, ठीक है ना। आपको जितना इसमें थ्योरेटिकल, जितना मैथमेटिकल, जितना कंसेप्चुअली समझा सकते थे मैंने समझा दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही माइंड में लग जाएंगे, तो उसकी बिल्कुल भी दिक्कत ना लो कि याद नहीं होगी, याद हो जाएगी भाई। मैं ऐसा इंसान हूं कि मुझे याद होता ही नहीं है जल्दी, ठीक है ना, लेकिन मुझे याद है तो आपसे भी हो जाएंगी। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसकी याद सब हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर। तो गाइस नेक्स्ट चीज देखो टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। गाइस जो ये टॉपिक है ना थोड़ा जनरली एडवांस साइड का टॉपिक है, ठीक है, जनरली एडवांस साइड का टॉपिक है, और लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस या नीट में नहीं आ सकता, लेकिन आने के चांस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि इन चीजों से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाता है, थोड़ा क्वेश्चन टफ बन जाता है, जो कि थोड़ा एडवांस में ज्यादा साइड ले लेता है। मेंस और नीट में थोड़े चांस कम होते हैं, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है ना। आने के चांस है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन करना तो है हमें, ठीक है ना। तो इसलिए तभी तो लिखा है मैंने। तो देखो टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड करते हैं। आयनिक कंपाउंड की गाइस हमें टाइप्स है अपने सिलेबस में कुछ। तो देखो पहले मैंने लिखा है, पहला कॉलम क्या है नेम ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा मैंने लिखा है लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो गाइस बस इसमें मैंने आपको क्या बताया ना, सोल्ट्स बताए हैं, आपको अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स बताए हैं, और उनके पोजीशन बताए हैं कि उसमें अनायन कहां है कटायन कहां है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसका अनायन कहां है कटायन कहां है, ठीक है ना। बस इसको याद रखना तो आपका काम हो जाएगा। वैसे इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आपके जेईई या मेंस में या नीट पे आए, एडवांस में तो आएंगे ही, ठीक है ना, लेकिन अभी बहुत रेयर है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कह सकता मैं कि नहीं आएंगे, ठीक है, चांस कम है लेकिन है, ठीक है। तो देखो पहली बात करते हैं रॉक सॉल्ट की। देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर क्या है रॉक सॉल्ट, जिसको हम NaCl भी बोलते हैं गाइस, जिसको हम AB टाइप सॉल्ट भी बोलते हैं, AB टाइप सॉल्ट, ठीक है ना, इसको AB टाइप सॉल्ट भी बोल देते हैं। तो रॉक सॉल्ट जिसको हम NaCl कहते हैं, उसमें देखो लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, कि पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। उस गाइस जैसे देखो मैंने आपको बताया भी था कि जनरली क्या होता है कि कटायन कहां प्रेजेंट होते हैं वॉइड में, एंड अनायन कहां प्रेजेंट होते हैं, अनायन CCP या FCC
अरेंजमेंट में होते हैं। जनरली बताया है गाइस, यूनिवर्सल ना मान लेना, पूरे फिक्स नहीं है, ठीक है, जनरली बताया है। तो देखो कटायन कहां प्रेजेंट है, देखो सोडियम पॉजिटिव कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। एंड देखो अपना बी की नेगेटिव की जगह आप Cl नेगेटिव लिखो। देखो Cl नेगेटिव अपना कहां प्रेजेंट है, CCP में। Cl नेगेटिव अपना, बस आपको पता होना चाहिए कि NaCl में जो सोडियम पॉजिटिव है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, एंड Cl नेगेटिव अपना CCP में प्रेजेंट होता है। CCP की तरह उसने अरेंजमेंट करी होती है गाइस, क्लियर है। बस आपको थोड़ा डाटा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आप कुछ ऐसे बता तो सकते नहीं, बस क्योंकि निकाली हुई है चीजें एक्सपेरिमेंटली, तो इनको आपको थोड़ा फील होना चाहिए कि आपको ये चीजें, अच्छा NaCl में सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाते हैं उसमें अच्छा जो सोडियम है वो वॉइड में प्रेजेंट होता है, जो एम्प्टी स्पेस होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जो अपना जो Cl नेगेटिव है वो CCP अरेंजमेंट में होता है। ऐसा थोड़ा फील लेके कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी याद करने वाली चीजें ही हैं, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो जिंक ब्लेंड। देखो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। ब्लेंड हम लगाते हैं जल्दी जब सल्फर आता है, जिसको मैं आपको मेटलर्जी में कराऊंगा। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो इसमें देखो जिंक ब्लेंड में जिंक 2 पॉजिटिव कहां होता है, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है जिंक 2 पॉजिटिव, है ना। जिंक अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है जिंक 2 पॉजिटिव। एंड सल्फर कहां होता है, सल्फर का आयन कहां होता है, CCP में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कटायंस कहां होता है जनरली वॉइड्स में, एंड अनायन कहां होते हैं CCP या FCC अरेंजमेंट में, ठीक है। जनरली बताया, यूनिवर्सली नहीं, जिसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो कैल्शियम क्लोराइड है ना, सीजियम क्लोराइड, सॉरी सीजियम क्लोराइड। तो इसका देखो इसमें क्या होता है, इसमें CS2 पॉजिटिव कहां होता है, क्यूब के सेंटर में। क्यूब के सेंटर में होता है CS2 पॉजिटिव, क्यूब के सेंटर में। एंड क्लोराइड आयन कहां होता है, कॉर्नर ऑफ क्यूब्स के, जो अपने कॉर्नर्स जो मैंने आपको बताया था, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब है ना, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक है ना। 8 कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के, 8 होते हैं। तो कॉर्नर्स ऑफ क्यूब में क्लोरीन होता है। मतलब ये CCl क्या है असल में, CSCl जो होता है वो असल में BCC स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। CCl असल में BCC स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि BCC स्ट्रक्चर में क्या होता था, BCC स्ट्रक्चर क्या होता था कि कॉर्नर में एटम्स होते थे, मतलब जो अपना क्यूब था, क्यूब के कॉर्नर में एटम होते थे और एक सेंटर में होता था। बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। देखो CS2 पॉजिटिव क्यूब के सेंटर में है और Cl नेगेटिव कॉर्नर्स ऑफ क्यूब में है, ठीक है ना गाइस। तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, BCC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम फ्लोराइड। तो अब देखो इसमें देखो कटायन कहां है, FCC ब्रिज में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जर्नली है, ठीक है ना, कि जर्नली कटायन कहां होता है, वॉइड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया है, तो कभी कभी ऐसा भी, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी है जिसमें कटायन किसी अरेंजमेंट में है और अनायन वॉइड में है। तो देखो इसमें फ्लोरीन नेगेटिव कहां है, फ्लोरीन नेगेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में। एक्चुअल में गाइस इसका रीजन बताऊं क्या हुआ था, क्यों एक वॉइड में अनायन आया, एक कटायन क्यों इधर आया। इसका रीजन नहीं हुआ था क्योंकि जो इधर अनायन का साइज जो है, इधर फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन नेगेटिव का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो वॉइड में आराम से आ जाता है। इसलिए वॉइड, क्योंकि हमें पता है कि वॉइड हमें देखा था ना, वॉइड की रेशियो कम, वॉइड का रेडियस कम होता है। तो वॉइड का रेडियस कम होता है तो इधर अनायन का साइज इधर इधर ऑपोजिट थोड़ा हो जा रहा है काम, इधर अनायन का साइज छोटा है, इसलिए वो टेट्राहेड्रल वॉइड में आया। तो गाइस वैसे आपको ऐसे बस थोड़ा लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा लर्निंग चीजें हैं। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का FCC अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वैसे आपको मैंने इसका रीजन बताया कि ये चेंज क्यों हुआ अचानक ही। तो गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये देखो हमने पहले फ्लोराइड स्ट्रक्चर किया था, अब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मतलब जस्ट उसके ऑपोजिट। Na2O गाइस इसका फॉर्मूला है। देखो एंटी फ्लोराइड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या था, इसमें कटायन FCC में था, लेकिन इसमें अनायन FCC में है। इसमें अनायन अपना टेट्राहेड्रल वॉइड में था, इधर कटायन अपना टेट्राहेड्रल वॉइड में था। तो एंटी हो गया, ऑपोजिट हो गया। देखो इधर जैसे कि इधर कटायन अपना FCC में था, इधर अनायन था, लेकिन इधर अपना अनायन टेट्राहेड्रल वॉइड में था, इधर लेकिन अपना कटायन अपना टेट्राहेड्रल वॉइड में था। तो ऑपोजिट हो रहा है काम, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आई होप गाइस ये पूरा टेबुलर फॉर्म आपको क्लियर हुआ हो, पूरे कंसेप्चुअल लेवल में जितना भी हम कर सकते थे हमने पूरा किया। तो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं, जिसमें हम थोड़े क्या करते हैं, डिफेक्ट्स करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, और इसके बारे में थोड़ा और बताना है मुझे।
टाइप्स ऑफ मतलब वोइड्स के बारे में थोड़ा सा एक चीज और बतानी है, लोकेशन बतानी है कि कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, बस एक चीज और बतानी है, और एक दो शायद क्रिटिकल पॉइंट आपको बताऊं तो उसको देख लेना, ठीक है ना। तो इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, तो ले लो। तो गाइस चलो फाइनल स्लाइड करते हैं यार इस चैप्टर की, और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। बहुत ही डिटेल्ड में हमने सारे चैप्टर अपने कवर किए हैं। ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर यही है, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, तो थोड़ा इनऑर्गेनिक जैसा ही लगता है। तो लेकिन मैथमेटिकली देखें तो अभी तक हमने फिजिकल का लास्ट चैप्टर है जिसमें मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो इसको अब चलो कवर कर लेते हैं। बहुत देखो, देखने से डरना ना कि अभी बहुत बचा हुआ है, ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता ना करना। तो गाइस देखो, अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, पहले कि डिफेक्ट्स बात करेंगे। देखो गाइस, एक क्रिस्टल मैंने लिखा है, देखो आइडल क्रिस्टल मैंने लिखा आयनिक कंपाउंड का, कि आइडल क्रिस्टल में क्या होता है गाइस, जैसे कटायन है अनायन ऐसे होते हैं, है ना, जैसे कटायन है ये अनायन है, फिर कटायन है अनायन है, कटायन है अनायन है। तो ये आइडल क्रिस्टल मैंने बनाया कि उस क्रिस्टल ऐसे ही होता है ना, उसमें कटायन अनायन ऐसे अरेंज होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब देखो गाइस, जनरली लेकिन हम देखते हैं ना कि हमें आइडल क्रिस्टल बहुत ही रेयर मिलते हैं, आइडल क्रिस्टल्स हमें बहुत ही रेयर मिलते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में इंप्योरिटीज बहुत होती हैं, इस करके कुछ डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। अब उनको हम स्टडी करेंगे, जो कि नेचुरली देखें तो गाइस हमें आइडल क्रिस्टल जो है हमें मिलता नहीं है, तभी तो उसका नाम आइडल है ना, क्योंकि आइडल हमें हमेशा ढूंढते हैं। जनरली हमें जो अपने क्रिस्टल होते हैं जितने भी अपने पास, उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, तो उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो अपने सिलेबस में गाइस है पॉइंट डिफेक्ट, वैसे एक लाइन डिफेक्ट भी होता है। देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, वो डिफेक्ट जो मतलब अनायन या कटायन करके हो, जो मतलब अटायन या अनायन या कटायन में कुछ इंटरचेंज हुआ हो उसके करके हो, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट की तरह है। तो इसमें अगर कुछ चेंज आ जाए, इनमें अगर कुछ चेंज आ जाए, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एक गाइस डिफेक्ट होता है लाइन डिफेक्ट, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो ऐसे बताता हूं कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है, कि जब पूरी की पूरी लाइन ही पूरी की पूरी लाइन ऑफ अरेंजमेंट जो है एटम्स की, वही अगर चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लेकिन आपके पॉइंट डिफेक्ट ही है, तो आपको पॉइंट डिफेक्ट ही करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट करना है आपने कि कटायन और अनायन के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब कटायन और अनायन के अकॉर्डिंग देखना है कि कटायन अनायन में क्या इंटरचेंज आ रहा है, जिसको आप अभी समझोगे भी कैसे हो रहा है। तो देखो पहली बात, पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक स्टाइकोमेट्री, ठीक है ना, स्टाइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है इंप्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना, एक होता है नॉन स्टाइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है गाइस। तीन टाइप्स के स्टाइको डिफेक्ट होते हैं अपने पॉइंट डिफेक्ट। गाइस स्टाइकोमेट्री का क्या होता है, स्टाइकोमेट्री वर्ड का मतलब क्या, कि जो हमें फॉर्मूले में दिख रहा है, देखो जैसे ये क्या होता है, जैसे देखो जो चीज हम देखो, स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या, इधर कहने का मतलब चाह रहा हूं मैं कि स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, गाइस स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें उनका एक्चुअल फॉर्मूला जो है, देखो जैसे आयरन FeO है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, जो इसका आइडलाइज फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड का, वही मतलब ए जो इसका फॉर्मूला है, यही इसके मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर रहा है, वही इसके कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट है। जैसे कि देखो, जैसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं Fe, ठीक है ना, 0.96 जैसे 0.96O, एक होता है गाइस नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। देखो एक तो वायर बार बार फंस जा रही है, तो देखो स्टाइकोमेट्रिक क्या होता था, देखो स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक की मैंने एग्जांपल एक ही ली कि आपको रिलेट हो। देखो स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, जैसे गाइस आइडलाइज मतलब न्यूमेरिक, वैसे देखें कि आइडलाइज अपना हम फॉर्मूला ही लिखते हैं आयरन ऑक्साइड, तो जो फॉर्मूला जिसको देख के हम बता सके, जिसको वो फॉर्मूला जिसको हम देख के बता सके कि उसमें कितने नंबर ऑफ मतलब कैसी कंपोजिशन है एटम्स की, उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे देखो गाइस स्टाइकोमेट्रिक, जैसे FeO है, तो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि आयरन इसमें एक है ना,
इस स्टाइकोमेटिक कंपाउंड में आयरन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक आयरन और एक ऑक्सीजन से मिलकर कंपाउंड बना। तो वो कंपाउंड जिसमें केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है ना गाइस। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, देखो जैसे इस बोलेंगे तो इसको भी आयरन ऑक्साइड ही बोलेंगे, तो इसको भी आयरन ऑक्साइड, इसको भी आयरन ऑक्साइड। लेकिन आयरन ऑक्साइड से अपने माइंड में क्या आता है, FeO अपने माइंड में आता है FeO। लेकिन आयरन गाइस देखा जाता है कि आयरन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन जर्नली इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जर्नली ये बहुत प्योर है, ये जर्नली इस फॉर्म में हमें मिलता, लेकिन जर्नली इस फॉर्म में है, जिसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कहते हैं। इसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो गाइस जैसे देखो आयरन ऑक्साइड का देखो इसको भी हम आयरन ऑक्साइड ही बुलाएंगे, इसको भी आयरन ऑक्साइड ही बुलाएंगे। लेकिन इसमें देखो इसका जो नेम है, जो हमने बोला आयरन ऑक्साइड, लेकिन उसके नेम से हमें क्लियर नहीं हुआ कि इसमें आयरन कितना है। लेकिन इसमें क्लियर हो रहा था, तो इसी का मतलब होता है स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्या होते हैं, जो जिससे मतलब जो उसका नेम है उसी से उसकी एलिमेंट्स की, उसके कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसकी कंपोजिशन पता लग रही है। लेकिन इसमें देखो आयरन ऑक्साइड इसका भी नेम है, लेकिन इसमें कंपोजिशन हमें पता नहीं लग रही। हमें आयरन ऑक्साइड से थोड़ा पता लगेगा कि इसमें 0.96 है, आयरन ऑक्साइड से पता लगेगा कि उसमें आयरन और ऑक्सीजन है। ठीक है ना। तो ये होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल से बता दिया कि क्लियर हो जाए। इस चीज में बच्चों को कंफ्यूजन रहते, तो एग्जांपल से बता दिया कि पहले क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो अब देखो गाइस, दो डिफेक्ट हमने देख लिए। एक डिफेक्ट होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना, स्टाइकोमेट्रिक, इंप्योरिटी, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले इंप्योरिटी डिफेक्ट देख लो, बहुत छोटा सा है। देखो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल देखो। जैसे ऐसा इंप्योरिटी डिफेक्ट का गाइस मतलब होता है कि हम उसमें कुछ इंप्योरिटी डाल दें। मतलब जैसे देखो NaCl का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो A पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव। गाइस पहली बात एक चीज याद रखना, कोई भी डिफेक्ट हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी डिफेक्ट हो, लेकिन जो अपना जो क्रिस्टल है पूरा, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हमें रखना है। जो अपना क्रिस्टल है हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है, चाहे जो मर्जी डिफेक्ट उसमें अराइज हो रहा हो, जिसको मैं आपको पता भी लगेगा ये पॉइंट की पावर क्या है जैसे जैसे आप आगे चलोगे। देखो जैसे मैंने इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या बताया, जिसमें हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दे। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब मान लो इसमें हम मतलब इसमें एक Sr2 पॉजिटिव डाल दें। इसमें क्या डाल दें, दो Sr2 पॉजिटिव। देखो इसमें अगर हम Sr2 पॉजिटिव हमने डाल दिया, Sr2 पॉजिटिव हमने डाल दिया, तो Sr2 पॉजिटिव डालने से क्या हुआ, देखो इसमें पहली बात इंप्योरिटी आ गई। और लेकिन अभी देखो एक चीज अभी सेटिस्फाइड करनी है हमें। देखो इसमें अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो हमें लेकिन क्या रखना है, अपना क्रिस्टल क्या रखना है, न्यूट्रल रखना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हमें दो अपने पॉजिटिव चार्ज हटा दें, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हटा दें, तो ये अपना क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाएगा फिर से। अब अपना क्रिस्टल देखो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। देखो जैसे हमने इंप्योरिटी ऐड करी, जैसे Sr2 पॉजिटिव ऐड किया हमने, तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया, इंप्योरिटी डिफेक्ट तो आ गया। लेकिन इंप्योरिटी डिफेक्ट, लेकिन क्रिस्टल तभी स्टेबल रहेगा जब उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो। और हम हमेशा स्टेबल क्रिस्टल की ही बात करेंगे। तो देखो अगर अब हमें पॉजिटिव चार्ज Sr2 पॉजिटिव डालने से चार्ज इंक्रीज हो गया था, तो चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए हमें अब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी घटानी पड़ेगी। तो ये तो इंप्योरिटी क्रिएट ही कर रहा है। अब लेकिन फिर हमने दो A पॉजिटिव हटा दिए कि इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाए, तो इसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, कि एडिशन ऑफ सम इंप्योरिटी टू एनी क्रिस्टल, ठीक है ना। तो दैट गिव अराइज ऑफ डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। गाइस क्लियर है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि कैसे क्या चल रहा था। ये डिफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन सिलेबस में है तो चलो करना ही है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं मेन अपनी चीजों की, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले देखो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आगे गाइस दो टाइप्स के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स। पहला डिफेक्ट है शॉटकी डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शॉटकी डिफेक्ट देखो गाइस क्या होता है, जिसमें आयन पेयर मिसिंग होती है। देखो अब समझाता हूं।
देखो क्या होता है, देखो शॉर्ट के डिफेक्ट में कुछ ऐसा होता है, आइडल स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है ना, आइडल स्ट्रक्चर ऐसा था, लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, वो डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिसिंग हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन जिसमें मिसिंग जब मिस हो जाते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, समझे। तो अभी मैंने लिखा इधर आयन पेयर मिसिंग, आयन का एक पेयर मिस हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो एक कटायन निकल गया, एक देखो इधर अनायन था अपना, एक अनायन निकल गया, एक कटायन निकल गया, जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन रिमूव होते हैं तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, सिंपल है, ठीक है ना। तो देखो, और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ आयंस, आयंस की पोजीशन चेंज होती है। देखो क्या होता है, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो कटायन क्या करता है, अपनी पोजीशन, कटायन देखो जैसे कटायन ए पॉजिटिव इधर था, कटायन ए पॉजिटिव इधर था, तो बस ये अपनी पोजीशन से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। इंटरस्टिशियल साइट भैया मतलब, इंटरस्टिशियल साइट मतलब यार इनके, इंटरस्टिशियल का मतलब बीच में, तो इनके बीच में आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब यही होता है। तो ए पॉजिटिव बस मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, वो डिफेक्ट जिसमें कटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ के ओरिजिनल पोजीशन को मिस करके इधर आ जाए, उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। देखे तो जैसे इधर हुआ कि एक कटायन, ठीक है ना, एक कटायन इधर से इधर, कटायन को लेके आना, अनायन को ना ले आना, ठीक है ना, कटायन को इधर से इधर ले आए, क्योंकि गाइस इंटरस्टिशियल देखो बीच में गैप है, देखो इंटरस्टिशियल साइट मतलब जो बीच में वॉइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, बीच में जो एम्प्टी स्पेस है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी स्पेस में या वॉइड जैसी चीजों में कटायन नहीं आता है, तो इसलिए हमने इधर कटायन रखा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, वैसे बताया कि जनरली होता है, यूनिवर्सली नहीं होता है, ठीक है ना, वो चीज भी क्लियर रखना। तो गाइस पहली बात तो ये चीज क्लियर है, शॉर्ट की में क्या होता है, पेयर ऑफ आयन पेयर मिसिंग होते हैं, और फ्रैंकल में डिसलोकेशन ऑफ आयंस होता है। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसकी कंडीशन क्या, कि शॉर्ट की डिफेक्ट अगर किसी मेटल, किसी क्रिस्टल को शो करना है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो कंडीशन क्या है, पहली बात तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। क्यों गाइस, देखो जब इसका, देखो हमने आयंस निकाल दिए, आयंस हमने निकाल दिए, ठीक है ना, आयंस निकाल दिए, उसके बाद भी हमें क्या रखना है अपना, उसके बाद भी हमें अपना क्रिस्टल स्टेबल रखना है। वो क्रिस्टल स्टेबल कब रहेगा, क्रिस्टल स्टेबल तभी रहेगा जब इनके निकालने से कोई इतना ज्यादा कोई फर्क ना पड़े, इनके निकालने से कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, तब अपना क्रिस्टल पूरा स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, जब उसके आसपास, जब उसके नेबर्स बहुत होंगे, जैसे देखो आपके घर के साथ एक ही नेबर है, ठीक है ना, आप पे कोई हमला कर दे, आप पे कोई हमला कर दे, तो आपको थोड़ा डर लगेगा कि एक ही नेबर तो है, इतने लोग आए हैं मुझे मारने के लिए, कैसे मैं बचूं। लेकिन आपके नेबर्स बहुत सारे हो, आपके नेबर्स बहुत सारे हो, अच्छे नेबर्स हो बहुत सारे, तो आपके अंदर भी शक्ति रहेगी, आप आवाज मारोगे, चीखोगे कि मुझे बचाओ, ठीक है ना, फिर आपके अंदर थोड़ी ज्यादा एनर्जी रहेगी। तो देखो वही केस हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब हाई रहेगा तब इनके निकलने से, इनके जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कि मतलब एक दो नेबर्स अगर चले भी गए तब भी अपने पास बहुत नेबर्स है अपनी रक्षा करने के लिए, तो ऐसे काम होगा, ठीक है गाइस क्लियर है। बहुत फील देके करा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। तो गाइस दूसरी कंडीशन क्या है, देखो रेडियस ऑफ कटायन बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है रेडियस ऑफ अनायन के, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कटायन बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अनायन के। ओ कंपाउंड शो करते हैं, क्या शो करते हैं, अपना शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है ना। उसी के ऑपोजिट देखो फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो भैया, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज्यादा होगा, अगर देखो इधर कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन अगर ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोग है, बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड होगा तो इसका बीच में इधर आना टफ हो जाएगा, इसका बीच में आना टफ हो जाएगा। जब क्राउड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका बीच में आना टफ हो जाएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। तो इसकी कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, रेडियस ऑफ कटायन मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अनायन, कि रेडियस का जो कटायन का जो रेडियस है वो बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू अनायन, क्योंकि अपने पास जगह ही छोटी है, तो कटायन वैसे ही वही कटायन शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं जिनका साइज छोटा हो, जिनका साइज अनायन के साइज के रिस्पेक्ट में काफी छोटा हो और इसमें लगभग इक्वल हो, लगभग बराबरी हो, तो वो शो करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है गाइस क्लियर। जैसे इसकी एग्जांपल देख लो शॉर्ट की डिफेक्ट की, NaCl, KCl, KBr, ठीक है ना, इसकी एग्जांपल है। फ्रैंकल डिफेक्ट की एग्जांपल AgCl, देखो AgCl देखो
देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव का रेडियस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कटायन Ag पॉजिटिव का रेडियस बहुत ही कम है, तो ये शो करते हैं गाइस फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल रखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इसकी कंडीशन पता हो। एक चीज और, इसका कारण क्या होता है, कोज क्या होता है, इस डिफेक्ट के कारण होता क्या है असल में। देखो हमने क्या किया, आयंस मिस हो गए, आयंस मिस हो गए, तो देखो गाइस डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों होगी भैया, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी होती है, तो देखो वॉल्यूम तो सेम ही रहा, तब भी वॉल्यूम जितना इधर था वही इधर भी रहा, वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन मास तो रिमूव हुआ ना, आयंस रिमूव हुए तो मतलब मास तो रिमूव हुआ, तो डेंसिटी डिक्रीज, क्योंकि मास रिमूव हुआ, मास मतलब डिक्रीज हुआ ओवरऑल क्रिस्टल का, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और इसमें क्या होगा, डेंसिटी अपनी सेम रहेगी। क्यों भैया, क्योंकि देखो भाई ना इधर मास चेंज हुआ, क्योंकि बस ये तो इधर इधर से इधर ही आया है तो क्रिस्टल के अंदर ही, और वॉल्यूम भी अपना सेम ही है, तो मास भी नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम तो अपना सेम है ही है, तो देखो डेंसिटी अपनी सेम रहेगी। गाइस क्लियर है, बहुत ही प्यारे डिफेक्ट है, बहुत ही आराम से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं। गाइस आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत पकड़े तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आपको सब क्लियर हो जाए, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अब देखो नॉन स्टाइकोमेट्री, देखो हमने दो डिफेक्ट कर लिए, स्टाइकोमेट्री एंड इम्प्योरिटी। अब देखो नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट क्या होते हैं, देखो नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। गाइस मेटल, देखो मेटल से आपको इधर क्या इंडिकेट करना है ना, मेटल का मतलब क्या गाइस, देखो कटायन एंड अनायन, देखो हम आयनिक की बात कर रहे हैं अभी, हमने सारे आयनिक कंपाउंड ही देखे हैं, आयनिक कंपाउंड में हम डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो आयनिक आइडल क्रिस्टल बनाया था ना मैंने, तो आयनिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो मेटल, देखो मेटल क्या बनाते हैं, कटायन, मेटल कटायन बनाते हैं, है ना, मेटल कटायन बनाते हैं। एनायन क्या बनाते हैं, है ना, मेटल कटायन क्या बनाते हैं, एनायन कौन बनाते हैं, एनायन नॉन मेटल बनाते हैं। आपको पता होगा ना, जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है तो कटायन बनाता है, आयरन 2 पॉजिटिव बनाता है ना, आयरन मेटल है अपना, वो भी कटायन बनाता है ना। आपने आयरन नेगेटिव तो नहीं देखा ना कभी, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, कॉपर पॉजिटिव होता है, कॉपर नेगेटिव तो नहीं देखा कभी। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं मतलब मेटल अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये चल इतना डीप भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मेटल एक्सेस का मतलब गाइस क्या, कि कटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब कटायन की कंसंट्रेशन नहीं गाइस, कहने का मतलब है कि मेटल एक्सेस का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज। अब देखो इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से अराइज हो सकता है। पहला मेथड हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम मेटल एक्सेस करें, मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करें, उसके दो मेथड है। पहला मेथड है एक्स्ट्रा कटायन इन बाय एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल साइट में देखो हम अगर एक्स्ट्रा कटायन डाल दें इंटरस्टिशियल साइट में, एक्स्ट्रा कटायन डाल दें इंटरस्टिशियल साइट में, तो अपना देखो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज मेटल एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला तरीका ए है कि हम क्या करें, मेटल एक्सेस करने के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए पहले क्या करें कि कटायन की कोई कटायन ऐड कर दे, सिंपल सी बात, एक एक्स्ट्रा कटायन ऐड कर दे। तो ऐसे हम पहला काम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, कि मेटल को एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी पहले हम कैसे, पहला मेथड क्या देखा, एक्स्ट्रा कटायन को ऐड करके। दूसरा मेथड क्या है, एनायनिक वैकेंसी। अगर आप कटायन को नहीं हटा पाते तो नेगेटिव चार्ज हटा दो। देखो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और डाल दो, या तो नेगेटिव चार्ज घटा दो। नेगेटिव चार्ज घटा दोगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो ही जाएगी। दो ही तरीके से आप कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और डाल दो, या तो उसमें से नेगेटिव चार्ज रिड्यूस कर दो, तब पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट देखो वो चीज याद रखना कि हमने हमेशा चीज को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखनी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमेशा रखना है। तो इसलिए जब हमने पॉजिटिव चार्ज डाला है ना, एक्स्ट्रा कटायन डाला, तो इसको अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हम इधर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इधर हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे अपना
ठीक है ना, क्रिस्टल। इसी तरह देखो एनायनिक वैकेंसी, अब मान लो हमने इधर देखो, इधर से हमने अनायन निकाल दिया, बी नेगेटिव निकाल दिया था, बी नेगेटिव रिमूव कर दिया था, बी नेगेटिव रिमूव कर दिया तब भी अपना क्या हुआ, बी नेगेटिव रिमूव कर दिया तब भी ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। देखो बी नेगेटिव जब रिमूव हुआ तो ए पॉजिटिव अब ज्यादा हो गया, ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू वी। तब अब इस करके ए होता है मेटल एक्साइड डिफेक्ट बाय एनायनिक वैकेंसी। और देखो अब हमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, तो हमने नेगेटिव चार्ज निकाला है, तो नेगेटिव चार्ज हमें न्यूट्रल मतलब नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है, तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे अपनी चीज। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। मेटल एक्सेस कैसे कर, मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है, पॉजिटिव चार्ज की या ये भी कह सकते हो कि कटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है। तो कटायन की कंसंट्रेशन आप दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। पहली बात एक इंटरस्टिशियल मतलब उसमें कटायन एक डाल दो, दूसरा क्या करो कि अनायन निकाल दो, जब अनायन निकाल दोगे ऑटोमेटिकली कटायन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, बी नेगेटिव। इसी तरह देखो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर दो, या पॉजिटिव चार्ज या मतलब कटायन की इंटेंसिटी, कटायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दो, दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। तो देखो कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रा कटायन। देखो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कैसे कर सकते हो, पहली बात कि उसमें एनायन डाल दो, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा कटायनिक वैकेंसी के द्वारा, कि कटायन को रिमूव कर दो तो पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो उसकी विजुअलाइजेशन देख लो क्या है। देखो हमने क्या किया, इधर क्रिस्टल में देखो पहला एक्स्ट्रा एनायन ऐड किया। देखो एक्स्ट्रा जब एनायन ऐड कर दिया हमने, एक्स्ट्रा एनायन ऐड करके हमने मेटल डेफिशिएंट कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी। लेकिन अब इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे करेंगे, देखो ए पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देंगे, मतलब ए पॉजिटिव को A2 पॉजिटिव बना देंगे, ए पॉजिटिव को A2 पॉजिटिव बना देंगे। गाइस क्लियर है। तो ऐसे हम, क्योंकि अब इधर इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो और एक मतलब और इलेक्ट्रॉन मतलब और ज्यादा हाईली मतलब न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब उसमें न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो हम पॉजिटिव चार्ज हमें इंक्रीज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का एकमात्र रास्ता यही है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करा के इसको A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। तो इसको A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी चीज, ठीक है गाइस क्लियर है। तो दूसरा देखो कटायनिक वैकेंसी से भी कर सकते हैं। देखो जैसे हमने कटायन इधर से रिमूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 पॉजिटिव बना दिया कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे, कि पॉजिटिव चार्ज मतलब जो अपना पूरा क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। लेकिन हमने क्या किया, पहले देखो दोनों में हमने ये किया कि कंसंट्रेशन बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है हमने इंक्रीज की, इधर ऐसे इंक्रीज की और इधर ए को रिमूव करके कंसंट्रेशन बी की इंक्रीज की, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू ए तो कंसंट्रेशन बी की इंक्रीज ही हो गई ना। अब पहले तो बराबर थे लेकिन बी ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू ए। तो ये चीज है गाइस, बहुत सिंपल चीजें थी, आपको एक विजुअल फील भी दे दिया कि कैसे क्या चल रहा है। इससे बेस्ट रिप्रेजेंट कोई नहीं कर पाएगा इस टाइम आपके लिए, इतने कम टाइम में तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। मैं सब देख चुका हूं, सब लोगों को देख चुका हूं, तो इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, बिना कंपेयर करके बता रहा हूं। तो अब देखो गाइस नेक्स्ट चीज देखते हैं, छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। अब देखो पहली बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप बात करेंगे, अपने पास पांच तरह के सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स होती है मैग्नेटिक सब्सटेंस की। पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो कि वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जो सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सिंपल सी डेफिनेशन है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो आगे आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जो कि स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रोंगली जो चीज अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड में उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। गाइस इसकी मैंने एक देखो ये रिप्रेजेंट ये भी की है। असल में क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल भी कह लो। देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि सारे के सारे डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, उस
एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अब मैक्सिमम मिलती है हमें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक, ऐसे उसके डाइपोल अलाइन होते हैं, ठीक है ना, ऐसे उसके डाइपोल अलाइन होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक, देखो फेरोमैग्नेटिक जस्ट उल्टा, स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड, देखो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड होता है, स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें क्या होता है, इसकी अलाइनमेंट कैसे होती है, देखो इसमें क्या होता है, एक डाइपोल ऐसे होता है, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल, मतलब हर एक डाइपोल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। मतलब देखो इसका डाइपोल इसको कैंसिल कर देता है, इसका डाइपोल इसको कैंसिल कर देता है, इसका डाइपोल इसको कैंसिल कर देता है, तो नेट क्या आ जाता है, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है। इस करके स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड करता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है गाइस, ये होता है अपना एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक आता है गाइस फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें देखो अनइक्वल अमाउंट ऑफ, देखो अनइक्वल अमाउंट ऑफ एंटी पैरेलल एंड पैरेलल है। देखो इसमें सारी पैरेलल थे, इसमें देखो इक्वल अमाउंट ऑफ एंटी पैरेलल है, एक ऐसे है तो एक अप है तो एक डाउन है, एक अप है तो एक डाउन, मतलब 3 अप है 3 डाउन है। इसमें लेकिन देखो अनइक्वल अमाउंट ऑफ अप डाउन है, इसमें 4 अप है लेकिन 2 डाउन है। मतलब देखो ए दो तो देखो एक कैंसिल कर देगा, एक कैंसिल कर देगा, लेकिन तब भी कुछ देखो ए चीज सॉरी देखो एक कैंसिल हो जाएगा, तब भी दो चीजें दो बचेंगी, मतलब कुछ ना कुछ उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट तब भी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ कैंसिल भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन गाइस इतना याद रखना पैरामैग्नेटिक से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस इससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक। इसीलिए कहते हैं जब गाइस आप फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको देखो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तब क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करने से वो अपनी क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है पैरा मैग्नेटिक में। मतलब जब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है पैरा मैग्नेटिक में। गाइस के लिए छोटी सी चीज थी, बतानी थी, ठीक है ना। अब देखो 3 और लास्ट में देखो, समझ गए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके, ठीक है ना। तो सम, अब देखो लास्ट चीज देखो, बहुत छोटी सी चीज है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए बहुत खास पॉइंट, जो आपकी कैलकुलेशन, जो टफ क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देंगे, उसको देखो। पहला देखो क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ एज। देखो गाइस मैंने आपको कंट्रीब्यूशन कराई थी, जब कॉर्नर्स पे हो तो 1/8 था, ठीक है ना, कॉर्नर पे हो 1/8, बॉडी सेंटर पे हो तो 0, बॉडी सेंटर पे हो तो 1 था, ठीक है ना, एंड एट द फेस सेंटर हो तो हाफ था। तो मैंने लेकिन उधर ये चीज क्यों नहीं कराई, क्योंकि उधर आप याद ही नहीं रखते हो, इस चीज को इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये चीज कभी कभी पूछ लेते हैं और आप भूले होते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रखा कि इसको आप हमेशा याद रखो, ठीक है ना। इसका माइंड सेटिंग मेरी कुछ और रहती है कि मुझे पता होता है कि आप क्या भूलोगे, तो उसको मैं इंपॉर्टेंट बना देता हूं कि आपको भूले ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ एज, देखो गाइस जैसे देखो, हाँ इधर ही देख लो, देखो सेंटर, देखो ए एज है अपनी, ए एज है, इस एज के सेंटर में एटम है, ए एज के सेंटर में एटम है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, एक यूनिट सेल को 1/4, मतलब 1/4 वॉल्यूम इसका इस यूनिट सेल में रहेगा, बाकी जो 3/4 वॉल्यूम है वो बाकी यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट होगा। गाइस अब ये चीज तो क्लियर होगी ना, कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कि क्या मतलब बन रहा है 1/4 से, ठीक है ना। आई होप ये चीज तो अब क्लियर हो। तो गाइस नेक्स्ट चीज देखो, सेकंड पॉइंट देखो, अब इसमें मैं आपको बताना चाहता था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कहां कहां होती हैं। देखो मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डार्क ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, और एक मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड भी रिप्रेजेंट किया, जो शायद ही आपको थोड़ा कम विजुअल हो रही हो, लेकिन ये देखो मैंने लिखा ना, देखो ब्लैंक वाला, ये शायद हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको कैमरे में, तो ये चीज अपनी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स गाइस कहां कहां होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, देखो पहली बात तो कहा, हर एक एज के सेंटर में, हर एक एज के सेंटर में, और कहां होती है, बॉडी सेंटर में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां प्रेजेंट होती हैं, देखो कहां कहां प्रेजेंट होती हैं, एज सेंटर, ठीक है ना, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, एज सेंटर और बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। एज सेंटर में देखो हर एक एज के सेंटर में, और वॉइड के मतलब अपने बॉडी के सेंटर में इधर होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना गाइस, इसको याद रखना। तो देखो इससे ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो, तो
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वोइड्स में हम क्या रखते हैं, वोइड्स में हम क्या रखते हैं, कटायन रखते हैं। तो वोइड्स में हम जनरली कटायन रखते हैं, तो हम जनरली के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन निकाला कि रेडियस, देखो एक कटायन है ना, एक कटायन है और इधर मान लो अपना अनायन है, इधर अपना अनायन है, ठीक है ना, इधर अपना अनायन है। तो देखो ए अपना कटायन है ना, ए अपना कटायन है, जो कि ए कटायन अपना ए कटायन है, ए अनायन है। तो देखो ए अपना आर पॉजिटिव है, ए अपना आर पॉजिटिव है, ए अपना आर नेगेटिव है। देखो ए अपना कटायन है, ए अपना अनायन है, तो ए अपना आर पॉजिटिव है, ए अपना आर नेगेटिव है, ठीक है ना, ए अपना आर पॉजिटिव है। इसको दो मतलब छोटे छोटे मैंने इसलिए बनाया ना कि आपको सारे दिख जाए, तो वैसे पूरा घेरा होता है ना उसने। तो ए अपना कटायन है तो इसका आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, और ए आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव कितने के बराबर है, हाफ ऑफ ए अपना पूरा ए था तो उसके हाफ के बराबर है। तो यही मैंने लिखा कि ऑक्टाहेड्रल वोइड्स में अगर ऑक्टाहेड्रल वोइड्स हो तो आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव का सम कितना होता है, a/2 के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल कर देगी आपकी कैलकुलेशन को, बिलीव मी, बहुत सिंपल, एडवांस के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर देगी ये चीज आपको, ठीक है ना। और गाइस टेट्राहेड्रल वोइड देखो कहां होती है, टेट्राहेड्रल वोइड्स गाइस होती है बॉडी डायगोनल्स के लोग, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल्स के लोग। बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं भैया, जैसे देखो मेरा रूम है, मेरा रूम शायद आपको अब कॉर्नर तो दिखेंगे नहीं, तो ओ जो मेरा रूम का इमेजिन करो, जैसे मेरा रूम का ओ कॉर्नर है, ओ कॉर्नर से जो नीचे है ए कॉर्नर इधर और उसका जो नीचे है उस साइड है ना, तो इसको जब हम कनेक्ट करें तब जो डायगोनल बनती है उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। उसी तरह जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसको जब मैं नीचे वाले इधर से कॉर्नर से कनेक्ट करूं तब ऐसे जो बनती है डायगोनल उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। उसी तरह इधर वाले नीचे को उधर वाले ऊपर से कनेक्ट करो तो वो भी बनेगी बॉडी डायगोनल, और उसी तरह इधर वाले नीचे को इधर वाले ऊपर से कनेक्ट करूं तब भी ये बनेगी बॉडी डायगोनल। तो 4 बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट होते हैं अपने क्यूब में, क्लियर है, एक इधर से इधर, एक उधर से इधर, ठीक है ना, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, ठीक है ना, ऐसे होता है बॉडी डायगोनल्स। तो देखो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वोइड्स कहां होते हैं, बॉडी डायगोनल में। देखो ये अपना पहला बॉडी डायगोनल है जो मैं देखो ए आला है, इधर से इधर आला, इधर से ऊपर से नीचे आला, तो ये देखो ऊपर से नीचे आला, ठीक है ना, वाला बॉडी डायगोनल। तो मैंने एक ही बनाया है, बाकी 4 भी आप बना सकते हो, मैंने एक ही दिखाया आपको। तो देखो बॉडी डायगोनल है तो इसमें देखो इसका आप रेडियस ऑफ कटायन अगर रेडियस ऑफ अनायन लिखो तो √3a/4 आएगा। गाइस सॉरी है ना, बीच में फिर लाइट चली गई थी यार, आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो ही जाती है, तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। देखो हमने इसका कर लिया था कि इसका ऑक्टाहेड्रल वोइड में रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन क्या होता है, बराबर a/2 के, ठीक है ना, हमने कर लिया था ऑक्टाहेड्रल वोइड के लिए। इसी तरह टेट्राहेड्रल वोइड में रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन बराबर होता है √3a/4 के। गाइस √3a/4 के होता है रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। इन चीजों को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके सोल्व, जेई एडवांस बहुत इजी हो जाएगा। तो इन चीजों को याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल वोइड, जब ऑक्टाहेड्रल वोइड में हम कटायन डाल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वोइड में अगर कटायन डाल दें तो रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ अनायन बराबर होगा a/2, एंड टेट्राहेड्रल वोइड में डाल दे तो रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन बराबर होगा √3a/4 के। टेट्राहेड्रल वोइड्स कहां प्रेजेंट होती है, ठीक है, अलोंग बॉडी डायगोनल। कहां होती है, बॉडी डायगोनल्स में, ठीक है ना, अलोंग बॉडी डायगोनल्स, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल्स के अलोंग होती हैं, ठीक है गाइस, क्लियर है चीज, ठीक है ना। अब लास्ट चीज देखो, अब बात कर लेते हैं लास्ट में HCP के बारे में, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं भी है, ठीक है ना, बहुत ही प्रीशियस पॉइंट है, मतलब एडवांस लेवल पे चीजें हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखो गाइस क्या होता है एक्चुअल में, HCP में क्या होता है, देखो HCP में ऐसे चीज होती है, ऐसे अरेंजमेंट होती है कि एक हेक्सागोनल रिंग ऊपर होती है, एक हेक्सागोनल रिंग नीचे होती है, बीच में एक कटायन होता है और बीच में बीच में एक स्पेयर होता है, ठीक है ना, बीच में एक फेस के सेंटर में स्पेयर होता है, एक इधर सेंटर फेस के सेंटर में एक स्पेयर इधर होता है, और 3 जो स्पेयर है बॉडी के सेंटर में होते हैं। इस पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब 6 देखो 6 एटम्स की रिंग, एक इधर है हेक्सागोनल रिंग, एक ऊपर है, एक अपनी हेक्सागोनल रिंग नीचे है, और हर एक हेक्सागोनल रिंग के फेस पे फेस के सेंटर में एक स्पेयर है, इसके भी, और 3 जो स्पेयर हैं अपने बॉडी के सेंटर में हैं, ठीक है गाइस। ये अपने होते हैं HCP, ये अपनी होती है HCP, ठीक है ना। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन गाइस कितनी होती है, 0.74, मतलब सेम एज FCC के लिए हमने पैकिंग फ्रैक्शन देखी थी, सेम ही थी, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन भी 0.74 होती है। बस आपको थोड़ा सा देख लो, है ना, मेन से उसमें नहीं आएगा, मेन से नीट में नहीं आएगा, एडवांस वाले देख लो। तो और
ए बराबर होगा 2r के, ए बराबर होगा 2r के, ठीक है ना। ए अपना ए था, आर अपना रेडियस था, ए बराबर होगा 2r के। एच देखो, एच क्या है, जो ये हाइट है, इन दो लेयर्स के बीच में जो हाइट है, डिस्टेंस है, उसको मैंने एच से डिनोट किया। एच बराबर होगा 4√2/3r के। तो ये बात छोटे से रिलेशन है, इसको मेमोराइज रख सकते हो कि एडवांस में आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए, आपको इन चीजों को सोल्व करने में टाइम ना लगे, इनको याद रख लोगे, काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके टफ से टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे आसानी से। तो आई होप गाइस सब क्लियर है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने पूरा अपना सॉलिड स्टेट खत्म कर दिया। अब इसके पीवाईक्यू की एक वीडियो बना देंगे और आपका चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो तब तक यार चलो गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।